गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं आपको कराने जा रही हूँ राजनीतिक विकास की विशेषताएं। तो लुसियन पाए के अनुसार जो तीसरी विशेषता थी राजनीतिक विकास की, वह है विभिन्नीकरण। तो विभिन्नीकरण के अंतर्गत कुछ 4 विशेषताएं शामिल की गई हैं लुसियन पाए द्वारा। वो क्या हैं? पहली विशेषता है राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग कार्यों के लिए पृथक पृथक होती हैं। यानी यदि कानून बनाना है उसके लिए न्यायपालिका, और जो दूसरे अंग हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इनके अपने अलग कार्य हैं, कानून बनाना, कानून को लागू करना इत्यादि। फिर दूसरी विशेषता है कार्यात्मक दृष्टि से कार्यों का विभाजन होता है। यानी हर कार्य के लिए अलग एजेंसी या वो बनाया जाता है और वह वही कार्य करता है, दूसरे कार्यों को अपने हाथों में नहीं लेता। उदाहरण के लिए न्यायपालिका केवल न्याय बनाएगी और न्याय प्रदान करेगी, वह कानून नहीं बना सकती। तीसरी विशेषता है प्रकार्यात्मक सुनिश्चितता होती है हर कार्य में। और चौथी विशेषता है संरचनाओं व प्रक्रियाओं के पुंज का एकीकरण और उनमें समन्वय भी स्थापित होता है। तो हम ये देखते हैं कि लुसियन पाए ने समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण को राजनीतिक विकास का विकास संलक्षण कहा है, दैट इज डेवलपमेंट सिंड्रोम। यह क्या है? यह राजनीतिक विकास की ऐसी लक्षण समष्टि है जिसमें एक तो समानता का संबंध राजनीतिक संस्कृति और उन भावनाओं से होता है जिनमें व्यवस्था की वैधता और उनके साथ प्रतिबद्धता बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, क्षमता का संबंध शासन की अधिकाधिक संरचनाओं की कार्य निष्पादनता से है। यानी जितना अधिक से अधिक कार्य वो कर पाएं वही क्षमता कहलाएगी उस व्यवस्था की। और तीसरी है विभिन्नीकरण का संबंध गैर आधिकारिक संरचनाओं और समस्त समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं से है। यानी कि विभिन्नीकरण का जो संबंध है वो सबसे अधिक जितना गैर आधिकारिक कार्य भी जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और समस्त प्रक्रियाएं जो हैं समाज की वो सब उसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर लुसियन पाए जो है समानता को राजनीतिक संस्कृति से, क्षमता को आधिकारिक संरचनाओं से और विभिन्नीकरण को सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया से संबंधित बताते हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है राजनीतिक विकास की अवधारणा। फिर मैंने आपको आमंड एंड पोवेल की भी राजनीतिक विशेषताएं बताई हैं कि उन्होंने क्या राजनीतिक विशेषताएं बताई हैं तो राजनीतिक विकास की। तो पहली विशेषता आमंड एंड पोवेल ने बताई है भूमिका विभेदीकरण, दूसरी बताई है उन्होंने उपव्यवस्था स्वायत्तता, और तीसरी बताई है उन्होंने लौकिकीकरण। तो पहली जो है यानी भूमिका विभेदीकरण, इसका क्या मतलब है? भूमिका विभेदीकरण उदाहरण के लिए हम लेते हैं कार्यपालिका के रूप में केवल कार्यपालिका की ही भूमिका का निष्पादन करे और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका का निष्पादन न करे, क्योंकि वो अलग एजेंसीज हैं। तो इसको माना जाएगा भूमिका विभिन्नीकरण। इसका अर्थ शक्तियों के पृथक्करण से नहीं लेना है, शक्तियों का तो पृथक्करण है ही। भूमिका विभिन्नीकरण शक्तियों के पृथक्करण की अवस्था में ही संभव हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो आमंड और पोवेल राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण भूमिका विभिन्नीकरण मानते हैं। यानी जो लुसियन पाए ने कहा है उसके विपरीत लुसियन पाए ने संरचनाओं का विभिन्नीकरण माना है, लेकिन
आमंडन पोवेल ने भूमिका का विभिन्नीकरण माना है। ये दो फर्क प्रमुख हैं। दूसरी विशेषता जो राजनीतिक विकास की आमंडन पोवेल ने बताई है वह है उपव्यवस्था स्वायत्तता। इसका क्या अभिप्राय है? भूमिका विभिन्नीकरण जब तक संभव नहीं हो सकती कि जब तक राजनीतिक व्यवस्था को उपव्यवस्थाओं जो हैं उनको स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो। इसका मतलब है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता से इसीलिए होता है क्योंकि उपव्यवस्था स्वायत्तता शक्ति के एक स्थान पर केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण का संकेत है। तो यहाँ हम उदाहरण दे सकते हैं। उपव्यवस्थाओं की अधिक स्वायत्तता जो है वो कब संभव होती है? जब ही संभव होती है जब विभिन्नीकरण का स्तर स्थापित हो गया हो, ऊंचा स्तर, सामान्य स्तर नहीं, ऊंचा स्तर। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जब आमंडन पोवेल उपव्यवस्था की स्वायत्तता की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और कार्यक्षमता का बढ़ना, ये दो प्रमुख बातें उसमें हो तब। तीसरी विशेषता जो आमंडन पोवेल ने बताई है वह है लौकिकीकरण। तो परंपरागतता से दूर हटकर धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज तभी बढ़ सकता है जब व्यक्तियों में समानता आए, और यही बात लुसियन पाई ने दोहराई है। लौकिकीकरण के अंतर्गत समानता का अर्थ सन्निहित है। किसी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध लोगों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन आने से है। यानी यदि पुराने जो हमारी रूढ़ियाँ हैं उनको हम ख़त्म कर दें, और जैसे उदाहरण के लिए जो स्त्री है विवाह उपरांत पति के घर जाती है, तो यह हमारी पुरानी मान्यताएं हैं। लेकिन यदि उस मान्यता में थोड़ा बदलाव हो जाए और पति जो है वो पत्नी के घर आकर रहने लगे, तो ये थोड़ा सा नयापन होगा, इसमें कुछ चेंज होगा। किसी भी राजनीतिक समाज में लौकिकीकरण का संबंध जो है वो अभिवृत्तात्मक परिवर्तन से माना गया है, और वो तभी संभव है जब समानता आए समाज में। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक विकास की जो 3 विशेषताएं हैं वो अनिवार्य रूप से एक साथ पाई जानी चाहिए। आमंडन पोवेल की मान्यता है कि राजनीतिक विकास के इन 3 लक्षणों में से किसी राजनीतिक व्यवस्था की सामर्थ्य और जो निष्पादन शैली है उसके प्रतिमानों में स्थिरता आ सकती है और सुनिश्चितता आ सकती है। यदि सरल भाषा में हम अभिव्यक्त करें तो राजनीतिक विकास के लक्षणों को हम 4 प्रमुख लक्षणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है समानता के प्रति लोगों का रचनात्मक रवैया, यानी जो क्रिएटिव एक एस्पेक्ट है उसको यहाँ पे इन्होंने तवज्जो दी है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था में नीतियों के निर्धारण और क्रियान्वित करने की क्षमता, यानी कितना कार्य वो एक साथ कर सकती है, जल्दी जल्दी कर सकती है, सारे कार्यों का निष्पादन कर सकती है, उसमें अधिक समय न लगाए। तीसरी विशेषता हम मान सकते हैं एकता युक्त दायरे में राजनीतिक कार्यों का विभेदीकरण और विशेषीकरण, यानी एक दायरा जो है उसके अंदर रह करके राजनीतिक कार्यों का निष्पादन करना। और चौथी विशेषता हम मान सकते हैं लौकिकीकृत राजनीति। तो ये जो लक्षण हैं इनके विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक विकास सामान्य विकास से संबंधित होते हुए भी उसमें स्वायत्तता जो है वो विद्यमान है। अब मैं आपको बताऊंगी, वैसे तो कई विचारकों ने राजनीतिक विकास की स्तर और अवस्थाएं बताई हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल हंटिंगटन के जो विकास राजनीतिक विकास के स्तर या अवस्थाएं हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो हंटिंगटन जो हैं उन्होंने पहली अवस्था बताई है सत्ता की बुद्धि संगतता, यानी राजनीतिक विकास के स्तरों में उन्होंने बताया है पहली अवस्था है सत्ता की बुद्धि संगतता।
दूसरी है नवीन राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण, और तीसरी अवस्था है अभिवृद्धि सहभागिता। तो हंटिंगटन की एक पुस्तक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, उसमें उन्होंने इन 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो अवस्थाएं हैं ये क्रमिक रूप से आनी चाहिए, यानी पहली अवस्था पहले ही स्थान पर आएगी, उसके बाद दूसरी और तीसरी आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तीसरी अवस्था पहले आ जाए और फिर उसके बाद पहली या दूसरी, यानी इस ऑर्डर में चेंज नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो हम मानेंगे कि उस व्यवस्था में डिके हुआ है। डिके मतलब ह्रास, यानी विकास का विपरीत, विकास नहीं बल्कि ह्रास हुआ है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, ये कौन सी हैं? पहली अवस्था मैंने आपको बताया सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर। तो यह वह स्तर है जब सत्ता के स्रोतों के रूप में एक ही केंद्रीय सत्ता अभिकरण या प्रकरण स्थापित हो जाता है, यानी अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाना। दूसरा जो स्तर उन्होंने बताया है वह है कि विशिष्ट संरचनाओं का विकास, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का ये दूसरा स्तर है। इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रिया में नवीन राजनीतिक कार्यों के निष्पादन जो हैं वो सम्मिलित हो जाते हैं और इनके निष्पादन के लिए उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्था का भी विकास हो जाता है। तो जो राजनीतिक कार्य हैं उनका विभिन्नीकरण और विशिष्ट संरचनाओं का विकास, ये दूसरा स्तर होता है। और तीसरा जो स्तर है वह है अभिवृद्धि सहभागिता। ये सामाजिक समूहों और समाज के भागों को धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता में सम्मिलित करने का स्तर है, यानी धीरे धीरे जो जितनी भी अन्य वो हैं अवस्थाएं वो धीरे धीरे केंद्र की तरफ मुड़ती हैं। तो ये हैं राजनीतिक विकास की के स्तर या अवस्थाएं। और ये इस पे आपको कई विचारकों के विचार मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको केवल हंटिंगटन के विचार बताए हैं। अब हम आते हैं राजनीतिक विकास की समस्याओं पर कि राजनीतिक विकास के अंतर्गत क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या है राष्ट्र निर्माण की समस्या, दूसरी है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या, तीसरी है समानता लाने की समस्या, चौथी है सहभागिता संभव बनाने की समस्या, पांचवी है वैधता प्राप्त करने की समस्या और अंतिम है आधुनिकीकरण की समस्या। तो ये जो हैं इन समस्याओं को हमें देखना होगा, इनको सुलझाना होगा, क्योंकि ये साथ जैसे जैसे राजनीतिक विकास होगा वैसे वैसे ये समस्याएं जो हैं ऊपर आएंगी। राजनीतिक पतन की ओर ले जाएगा यदि हम इन समस्याओं का निपटारा नहीं करेंगे तो राजनीतिक पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे 1980 का जो दशक है उसमें आर्थिक विकास पर बल बहुत दिया जाने लगा, लेकिन इन देशों में आर्थिक विकास के मार्ग जो थे वो सुनिश्चित नहीं थे, बहुत ही अनिश्चित थे। इस कारण विकासशील देशों में राजनीतिक समस्याएं जो हैं वो बहुत गंभीर रूप, राजनीतिक विकास की समस्याएं बहुत गंभीर रूप लेने लग गई थीं। तो ये जो यदि हम इन समस्याओं का साथ साथ निपटारा नहीं करेंगे तो विकास की जगह पतन की ओर हम झुकते चले जाएंगे। आज इतना ही, फिर मैं आपको अगले लेक्चर में इसको वाइंड अप करूंगी। थैंक यू गर्ल्स।